नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख चंद्रशेखर आजाद के जीवनी से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। यानी आए दिन आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में आपका फ्रीडम फाइटर के जीवनियों से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से एक है आपका चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। किसी भी चीज को सीखने में उनकी एकाग्रता जो थी वह अत्यधिक था, चाहे वो भाषा को सीखने में हो, चाहे खेल के तौर तरीके सीखने में हो, चाहे वो निशानेबाजी में हो। चंद्रशेखर का जीवन जो था एक सामान्य जीवन था। भील आदिवासियों के बीच में रहकर पले बड़े थे। उन्होंने छोटे काल में एक अच्छा निशानेबाज व्यक्ति बन गए थे। यानी उनका निशाना जो था अत्यधिक सटीक हुआ करता था। उनकी निशाने की चर्चा आसपास के गांवों में भी होती थी। कई ब्रिटिश ऑफिसर जो है उनके निशाने से अच्छी तरह से वाकिफ थे। यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद का सामना करने में कई ब्रिटिश सैनिकों की पांव थरथराने लगती थी। चंद्रशेखर आजाद का परिवार जो है अत्यधिक गरीब परिवार से थे। यही कारण है कि हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की माताजी चंद्रशेखर के मृत्यु के पश्चात भी आर्थिक तंगी का सामना करती है। ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रशेखर का लिविंग मूड जो था, यानी जीवन जीने की जो शैलियां जो थी वह अत्यधिक सिंपल हुआ करता था। कभी भी उन्हें नींद लगता था तो वह सामान्य सा पुराना रद्दी पेपर को बिछाकर जमीन में सो जाया करते थे, कहीं गमछा बिछाकर सो जाया करते थे। हालांकि वह ब्राह्मण परिवार से जन्मे हुए थे, लेकिन उनके अंदर में एक सामान्य जीवन जीने की जो शैली जो था वो कुट कुट कर भरा पड़ा हुआ था। तो बाकी बातें जो है हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो मैं समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ रहा हूं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम जो था वह चंद्रशेखर आजाद नहीं था, बल्कि चंद्रशेखर तिवारी था। तिवारी से वह आजाद कैसे बनते हैं यह हम आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यानी उनका मूल नाम जो देखा गया तो उनका चंद्रशेखर तिवारी था। बाद में इनको आजाद नाम से पुकारा गया और हम देखते हैं इतिहास में उन्हें तिवारी कम और चंद्रशेखर आजाद के नाम से ज्यादा उल्लेख हमें प्राप्त होता है। इनका पिताजी जो थे इनका पिताजी सीताराम तिवारी थे। सीताराम तिवारी। और इनकी माताश्री का नाम था जगरानी देवी। ठीक है। इनका जन्म जो है आपका जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी में हुआ था। मध्य प्रदेश के भौरा नामक जिला के छबुआ नामक गांव में हुआ था। ठीक है। देखिए, ये मूल रूप से आपका मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं थे। ये मूल रूप से आपका यूपी के रहने वाले थे। ये यूपी का आपका उन्नाव जिले के रहने वाले थे मूल रूप से।
जिले के बदरका बदरका एक गांव था, उस गांव का ये रहने वाले थे। लेकिन पिताजी आपका मध्य प्रदेश आकर इनका बस जाते हैं। ठीक है, देखिए फ्रीडम फाइटरों की कहानी यदि हम चर्चा करने लगूं तो ऐसे कई चंद्रशेखर आजाद हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर स्वेच्छा से अपने शीर्ष को भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिए हैं। उनकी शहादत के बदौलत ही आज हमें आजादी मिली है। यानी आज हम और आप जो जिंदा हैं और ऐसो आवास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसमें ऐसे सूरवीरों की खून की बदौलत ही आज हम और आप चैन की सांस ले पा रहे हैं। नहीं तो ब्रिटिश शासन कैसा शासन था, यह ना हमसे छिपा है और ना ही आपसे छिपा होगा। इसीलिए ऐसे हमारे वीर सपूतों को, वीर योद्धाओं को सत सत नमन करना हमारा ये परम कर्तव्य बन जाता है। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो खुदीराम बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो। कई शूरवीर हैं जिनके बदौलत हमारा देश जो है आजाद हुआ था। ठीक है, तो देखिए आपका हम देखते हैं 1919 ईस्वी में एक घटना घटित होता है। ठीक है, घटना यह है आपका रॉयल एक्ट। रॉयल एक्ट, रॉयल एक्ट यानी ब्रिटिशों के द्वारा बनाया गया एक ऐसा नीति जिस नीति के तहत किसी भी क्रांतिकारियों को संदेह के आधार पर अरेस्ट कर लिया जाता था और उनका जो केस जो है गुप्त अदालत में चलाया जाता था। यानी उनका केस किस अदालत में चल रहा है इसकी भनक जो है परिवार वालों को नहीं होती थी और कैदियों को अपना वकील तक रखने का अधिकार नहीं हुआ करता था। यानी अपना वो पक्ष भी नहीं रख पाते थे। एक तरफा फैसला सुनाया जाता था, एक तरफा यानी ब्रिटिश प्रशासन की तरफ से एक तरफा फैसला सुनाया जाता था जिसमें बचाव के पक्ष में कुछ भी फैसिलिटी नहीं था। इस एक्ट के तहत आपका ब्रिटिश सरकार हमारे दो क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लेती है। उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा थे आपका डॉक्टर सैफुद्दीन। सैफुद्दीन, इन दो क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार क्या करती है, अरेस्ट कर लेती है। अब इन्हें बचाने के लिए आपका 1919 ईस्वी के 1919 ईस्वी के पंजाब राज्य के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सामान्य सभा का आयोजन किया जाता था जो कि यहाँ पर लगभग आपका 25,000 लोग इकट्ठा हुए थे। यानी इस पर यह डिसीजन लिया जाता था कि किस तरह से डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को अंग्रेजों के चंगुल से निजात दिलाया जाए, जबकि कानूनी तौर से कुछ भी ऐसा नियम नहीं था, यानी फैसिलिटी नाम का कोई शब्द नहीं था। लेकिन होता यह है आपका कि तकरीबन शाम 4 बजे जनरल डायर आते हैं, जो कि तब का गवर्नर जनरल हुआ करते थे।
जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर आते हैं शाम को 4 बजे, यानी जलियांवाला बाग प्रांत में एंट्री करते हैं। जलियांवाला बाग कुछ इस तरह का था, जैसे कि मान लीजिए ये आपका वाल से घिरा मैदानों के चारों तरफ से वाल लगा हुआ था और एक गेट हुआ करता था, यानी बाहर जाने का एक गेट था। और यहाँ में एक कुआं था जिसमें 25,000 लोग भूमि में बैठकर यहाँ फैसला ले रहे थे कि किस तरह से इन क्रांतिकारियों को बचाया जाए। और ये मेन गेट पर जनरल डायर सैनिक लेकर आता है और आनाधून फायरिंग का ऑर्डर देता है, जिसमें हमारा तकरीबन 379 लोग शहीद हो गए। इनके पास ना बंदूक थी और ना ही लाठी था, यानी निहत्थे थे। यही कारण है कि हम देखते हैं कि हमारा 379 लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिशों में से एक भी सैनिक इस घटना में घायल नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि हम कितना सहनशील थे। इत्तेफाक है कि आज के डेट में किसी एक बड़े नेता के द्वारा कहा गया कि हिंदू हिंसक होते हैं। खैर, उस पर हम ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। यदि वो इतिहास थोड़ी बहुत अगर पढ़ते होंगे और जानते होंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि हम सहनशील इतना थे कि इसीलिए हमें अंग्रेजों से आजादी लेने में तकरीबन 200 साल लग गया था। नहीं तो हमारे जो क्रांतिकारी जो थे सब गर्म दल के होते तो चंद भर में हम आजादी ले सकते थे। हमारे अंदर में पहले सहनशीलता है, इसके बाद हम उग्र होते हैं। उग्रता के भी इतिहास है हमारा। इसी चंद्रशेखर आजाद की क्लास में आप देखेंगे उग्रता की उदाहरण। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे अंदर में सहनशीलता नहीं है। महात्मा गांधी हमारा सहनशीलता का उदाहरण है। नॉन वायलेंस, जो कि अंग्रेज खंजर पर खंजर मारती जा रही थी, और गांधी जी अहिंसा परम धर्म को निभाते जा रहे थे। तो कैसे कह दिए कि हम हिंदू लोग जो हैं हिंसक होते हैं? कम से कम इन लीडरों को शहादत जो है इनको ध्यान में रखकर कम से कम ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए था। मैं अपना हिसाब से बता रहा हूं। खैर, अब देखिए यह होता है आपका, ये जो घटना घटित हुआ था आपका, कब घटित हुआ था? 1919 ईस्वी में, यानी 13 अप्रैल में। ठीक है, और यह इस घटना में हम देखते हैं आपका तकरीबन 10 मिनट गोली चला था। 10 मिनट। इस 10 मिनट में आपका 1650 राउंड का गोली चला था। गोली चलाया गया था। अब इस घटना से देश के युवा जो हैं भड़क चुके थे। उसमें से एक थे आपका चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ऐसे कई युवा थे, लेकिन मैं आज की क्लास में मैं चंद्रशेखर आजाद से संबंधित ही मैं क्लास करा रहा हूं, इसलिए मैं केवल चंद्रशेखर आजाद से संबंधित ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे युवा थे जो कि इस घटना से हमारे देश के युवा जो है भड़क चुके थे और बदले की भावना उनके अंदर में पनप रही थी। क्योंकि महात्मा गांधी तब के समय में एक सुपर हीरो हुआ करते थे और जो कि अहिंसा मार्ग पर चल रहे थे और अपने मानने वालों को यही पाठ पढ़ाते थे कि अहिंसा परम धर्म है। लेकिन यहाँ पर अहिंसा शब्द के जगह पर हिंसा का प्रयोग ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। हमारे बुजुर्ग, माता, बहन, पिता के समान क्रांतिकारियों के साथ गलत व्यवहार किया गया था। इस नरसंहार में एक 6 साल का बच्चा का भी देहांत हुआ था।
जिससे पूरा देश सदमे में जा चुका था। अब इन घटनाओं को देखकर, जैसे कि मैं आपको बताया कि कई क्रांतिकारी भड़क चुके थे, उसमें से एक थे हमारा चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीन शॉट लीजिए। देखिए, एक घटना कि आग जो है बुझा नहीं, तब तक ब्रिटिश सरकार के द्वारा दूसरा पुआल के टाल में आग लगा दिया गया था। यानी हमारे ऊपर एक के ऊपर एक के बाद एक प्रहार किया जा रहा था। अब हम देखते हैं आपका 1919 में एक और घटना। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया आपको, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। अब 1919 ईस्वी में एक और घटना समझ लीजिए, यहां पर हुआ था आपका साइमन कमीशन का निर्माण। ठीक है, साइमन कमीशन। परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा गया है कि साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ था। तो साइमन कमीशन जो है आपका 1919 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, और इस कमीशन को आपका गोरा कमीशन भी कहा जाता था। यहां से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि गोरा कमीशन किसे कहा जाता है। ठीक है, और यह कमीशन देखिए आपका भारत में लागू कराने के लिए आपका 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 ईस्वी में, जैसे कि मैं आपको बताया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से देश की युवा जो है भड़क चुके थे और देश की युवा दो पथ पर चल रहे थे। यानी यहां युवा कहना संभवतः गलत होगा। देश का क्रांतिकारी जो थे वो दो पथ पर बढ़ रहे थे। पहला पथ आपका नरम दल का था और दूसरा पथ था जो कि गरम दल का था। दूसरा पथ गरम दल इसलिए था कि उनका विचारधारा यह था कि केवल टेबल टॉक के माध्यम से आजादी ब्रिटिशों से नहीं ली जाती है। यदि आजादी लेना है ब्रिटिशों से तो हमें उनसे मांगने की जगह हमें उनसे छीनना पड़ेगा, जिसमें आपका हम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, आपका भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे कई लीडर जो है इसका समर्थन करते हैं, इस विचारधारा को। और वहीं गरम दल में आपका ये सब शूरवीर आते थे और वहीं दूसरा दल जो था वो था नरम दल। नरम दल में आपका देखा गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऐसे कई लीडर थे। हालांकि दो क्रांतिकारियों का विचार जो था अलग अलग था, लेकिन मंजिल एक ही था, देश को आजाद कराना। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका 1928 ईस्वी में ये साइमन कमीशन आपका भारत आता है। जब भारत आया तो इसे काला झंडा दिखाया गया, यानी इसका विरोध किया गया। ठीक है, अब विरोध किया गया था तो उस समय में जैसे कि मैं आपको बताया कि अहिंसा नीति का पालन करने वालों में से हमारे शूरवीर क्रांतिकारी थे। तो उस समय में हम देखते हैं भगत सिंह जो है आपका, भगत सिंह के कहने पर आपका लाला लाजपत राय इस कानून का विरोध करने के लिए आंदोलन करते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, पंजाब केसरी। देखिए, मैं पूरा घटना को बारीकी से डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है,
अभी आप ये मत सोचिएगा कि मैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहाँ पर ये सब कहां से आया। ये सारा घटना चंद्रशेखर आजाद से जुड़ा है, ठीक है। अब देखिए, लाला लाजपत राय जब काला झंडा दिखाते हैं साइमन कमीशन को, ठीक है, तो अंग्रेज भड़क जाती है और एक अंग्रेज ऑफिसर था जिसका नाम था आपका एस्कॉट, एस्कॉट, जो कि ये आपका पुलिस अध्यक्ष था। इसने निहत्थे सभा पर लाठीचार्ज का परमिशन देते हैं और लाला लाजपत राय अत्यधिक घायल हो जाते हैं। लाला लाजपत राय यानी ऑन द स्पॉट में लाला लाजपत राय का शारीरिक अवस्था जो है शोचनीय हो जाता है और हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय कुछ समय के पश्चात अपने देश को आजाद कराने के प्रयास में शहीद हो जाते हैं। यह घटना जो है क्रांतिकारियों को भड़काने के लिए काफी था। अब कई क्रांतिकारी ये मन में ये विचार ठान लेते हैं कि इस बुजुर्ग का शहादत का बदला लिया जाएगा, यानी ईंट के जवाब पत्थर से दिया जाएगा, जिसमें से आपका भगत सिंह प्रमुख ऐसे लीडर हैं जो कि लाला लाजपत राय का देहांत का शहादत का बदला लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। अब वह किससे मिलते हैं? आपका चंद्रशेखर आजाद से। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश तो एक आपका चंद्रशेखर आजाद को नहीं संभाल पा रही थी। अब उन्हीं की तरह एक और क्रांतिकारी आ जाते हैं आपका भगत सिंह। अब दो को कंट्रोल करना ब्रिटिश के लिए लोहे के चना चबाने के बराबर था, ठीक है। हालांकि देखिए, ये एस्कॉट जो है, एस्कॉट आपका जो भगत सिंह के ऊपर लाठी चार्ज करता है, इसका बदला लिया जाता है। ऐसा नहीं कि इसको बदला नहीं लिया जाता है, इसका बदला आपका 17 दिसंबर आपका 1928 ईस्वी में ही इसकी हत्या कर दिया जाता है, हत्या करके लिया जाता है और यह पर्चा फैला दिया जाता है कि मैंने लाला लाजपत राय का देहांत का बदला ले लिया, ठीक है। अब ब्रिटिश अत्यंत भड़क चुकी थी। अब देखिए, हम देखते हैं 31 दिसंबर 1929 घटना सबको ध्यान में रखते चलिए, यानी जो सन जो है, सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और नाम आप यहां देख रहे हैं। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है, और ये 1928 ईस्वी में एस्कॉट का हत्या होता है। 31 दिसंबर आपका 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस बैठक में आपका पूर्ण स्वराज का मांग किया जाता है, ठीक है, पूर्ण स्वराज का मांग। किया जाता है और हम देखते हैं कि 30 जनवरी 1929 को बड़ी हर्ष उल्लास के साथ स्वाधीनता दिवस का पालन किया जाता है। दिवस का पालन किया जाता है, ठीक है। ये जो साइमन कमीशन आप देख रहे थे, यहीं पर हम देखते हैं कि 1922 ईस्वी में आपका असहयोग आंदोलन चलता है। असहयोग आंदोलन
आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। ठीक है। और हम देखते हैं आपका 1922 ईस्वी में आपका चंद्रशेखर आजाद महात्मा गांधी के कार्य से अत्यधिक प्रभावित थे। यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद जो है आपका असहयोग आंदोलन में भाग भी लेते हैं। 1922 ईस्वी में भाग लेते हैं। ठीक है। और पर्चा बांट रहे थे। पर्चा बांटने के दौरान इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी तब के समय में ब्रिटिशों का एक नीति था, जो भी उसके विरोध में कोई आवाज उठाता था तो ब्रिटिश सरकार उसे देशद्रोही की संज्ञा देकर उसे अरेस्ट कर लेता था। और हम ये देखते हैं आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी में आपका चोरी चोरा हत्याकांड होता है। ठीक है। चोरी चोरा हत्याकांड यानी एक ऐसा हत्याकांड जहां भीड़ जो है पूरा पुलिस स्टेशन को घेर लेता है और पुलिस अपना जान को बचाने के लिए स्टेशन के अंदर जाती है और अपने आप को सेल में प्रवेश कर अंदर से ताला मार देती है ताकि भीड़ उसके ऊपर प्रहार ना कर सके। और ब्रिटिश के इस नीति का, इस कार्य का फायदा जो है वहां मौजूद आपका भारतीय क्रांतिकारी उठाते हैं और पूरा थाना को आग के हवाले कर देते हैं, जिसमें आपका 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। जब ये 22 पुलिसकर्मी का हत्या हो जाता है तो आपका महात्मा गांधी अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिससे आपका चंद्रशेखर आजाद को अत्यधिक बुरा लगता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद बहुत कम समय में अपने कार्य के द्वारा भारत को आजाद कराना चाहते थे। यानी भारत माता को ब्रिटिश के जंजीरों से निकालना चाहते थे। ठीक है। और हम यहाँ देखते हैं आपका इस कार्य का जो दोष जो है किसके ऊपर लाया गया आपका, तो महात्मा गांधी जी के ऊपर में, गांधी जी के ऊपर में। ठीक है। और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को अरेस्ट कर लिया जाता है। तकरीबन ये 6 महीना जेल में रहते हैं, लेकिन जेल में ही भूख हड़ताल करने लगते हैं। और यहां से हम देखते हैं कांग्रेस जो है पूर्ण रूप से 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग आपका नरम दल और दूसरा है गरम दल। मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चंद्रशेखर आजाद, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि चंद्रशेखर आजाद शुरू में महात्मा गांधी के कार्य से अत्यधिक प्रभावित थे। यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद जो है पढ़ाई लिखाई छोड़कर, घर द्वार छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर वह महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। और पार्टिसिपेट करने के दौरान वह देश को आजाद कराने के लिए कई कार्य जो है अपने हाथों में लेते हैं, जैसे कि प्रचार करना। तो प्रचार करने के दौरान पर्चे लिखना और पर्चे बांटने का कार्य जो है चंद्रशेखर आजाद को ठहराया गया था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद शुरू में ही हम देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अत्यधिक एक्टिव है और साहसी युवा थे। ठीक है। तो चंद्रशेखर आजाद जो है आपका पर्चे बांटते समय में आपका ब्रिटिशों के हाथ में लग जाते हैं, जहां उन्हें पकड़कर जज के सामने लेकर जाया जाता है। जज के सामने, जज का नाम था कोट खड़े। और जब जज देखता है एक छोटा सा बच्चा, यानी केवल 14 साल का इनका उम्र हुआ करता था, एक 14 साल का बच्चा जो है ऐसा कार्य करता था, थोड़े बहुत जज जो है नरमी बरतना चाहता है तो उनसे कई प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न यह है कि आपका नाम क्या है, तो वो बताते हैं आजाद। ठीक है, इसे वो बर्दाश्त कर लेता है। दूसरा पूछता है आपका पिता का नाम क्या है,
तो वो बताते हैं स्वतंत्रता। जज का माथा खनका, ये क्या बोल रहा है? तो माता का नाम, वह कहते हैं भारत माता। पूछता है घर कहाँ है आपका? तो चंद्रशेखर आजाद बताते हैं जेल। अब इन 4 प्रश्नों का उत्तर सुनकर जज जो है खोट खरे का दिमाग खराब हो जाता है, और वो क्या करता है, तब के समय में एक कसूरी बेत हुआ करता था। ठीक है, कसूरी बेत, कसूरी बेत यानी एक ऐसा बेत जिसे कि वह पानी में रखा जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि इस बेत से आपका जज खोट खरे के कहने पर आपका चंद्रशेखर आजाद को आपका 15 कोड़े मारे जाते हैं, और प्रत्येक कोड़ा इतना दर्दनाक था कि वो आपका बॉडी से चमड़ा तक लेकर आता था, और इससे ठीक होने में सालों भर लग जाते थे। ये कोई सामान्य सा चाबुक नहीं था या बेत नहीं था। ठीक है, लेकिन हर चोट पर वो एक नारा देते थे, क्या? भारत माता की जय, भारत माता की जय, या जय हिंद, नारा देते। ब्रिटिश जो है इनकी ऐसी हरकत को देखकर तंग आ जाता है। अब यहां से आपका चंद्रशेखर आजाद निकलते हैं, और निकलकर आपका 9 अगस्त 1925 ईस्वी में आपका लखनऊ से 16 किलोमीटर दूर एक करौड़ी, ठीक है, करौड़ी स्टेशन था, रेलवे स्टेशन। था काकोरी जो रेलवे कांड जो था, यह एक ऐसा कांड था जिस कांड को अंजाम देने में बड़े बड़े शूरवीरों की पसीना छूट जाती थी, परंतु ऐसा कार्य को चंद्रशेखर आजाद जो है बड़ी सरलता के साथ कार्य को अंजाम देते हैं। यानी यह घटना जो है चंद्रशेखर आजाद के लिए जीवन और मृत्यु के जैसा था। ठीक है, यानी इस घटना को अंजाम देते दौरान कुछ भी हो सकता था। घटना यह था, एक ट्रेन जा रही थी आपका, उस ट्रेन में चंद्रशेखर आजाद के गुप्त इंफॉर्मेशन के जरिए यह पता चलता है कि उसमें लगभग 8,000 रुपया ब्रिटिशों का जा रहा है। एक स्थान से किसी दूसरे स्थान जो है 8,000 रुपया जा रहा है, और उस पैसे को प्राप्त करने के लिए चंद्रशेखर आजाद जो है आपका एक घटना को अंजाम देते हैं, जिसे इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना गया है। यानी उस घटना से प्राप्त जो धन था, उस धन से वहां आर्म्स खरीदना चाहते थे, जिसके जरिए वहां भारत माता को कुछ सालों में ब्रिटिशर के चंगुल से छुटकारा दिलाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ब्रिटिश जो है केवल टेबल टॉक का भाषा नहीं समझती है, उसे बंदूक की भाषा समझानी होगी। देखिए, जब चंद्रशेखर आजाद जो है एक कभी भी जब सभा का आयोजन करते थे तो वहां युवाओं में जुनून पैदा करने के लिए एक लाइन को दोहराया करते थे। लाइन यह था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए एक कातिल में है। ठीक है, यानी अपने सिर को भारत माता को आजाद कराने के लिए वह स्वेच्छा से अर्पित करने के लिए तैयार थे। ठीक है, अब वह खुलेआम ब्रिटिश प्रशासन को ये चुनौती दे रहे थे कि वो जिस कदम पर बढ़ रहे हैं उस कदम पर चलकर शीघ्र ही भारत माता को
आजाद करा लेंगे। अब तुम्हारी कितनी शक्ति है जो हमें रोक सकते हो, तो रोक के दिखाओ। ठीक है, यानी खुलेआम वहां ब्रिटिश प्रशासन को यह चुनौती दे चुके थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन होता है, जिसका कर्ता धर्ता कौन थे? आपका राम प्रसाद बिस्मिल्ला। यानी राम प्रसाद बिस्मिल्ला के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन होता है और इसका मेंबर बनते हैं आपका कौन? चंद्रशेखर आजाद। शेखर आजाद। ठीक है, अब तक हम देखते हैं कि चंद्रशेखर तिवारी जी जो थे वह अब आजाद के नाम से जाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जब यह राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन होता है, तो कई क्रांतिकारी जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला के उद्देश्य से सहमत हैं। उनमें से हम देखते हैं आपका चंद्रशेखर आजाद, मैं केवल आजादी लिखता हूं, आप समझ जाइएगा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, आपका सचिंद्र बनर्जी, आपका केशव चक्रवर्ती, अशफाक उल्लाह और आपका मुरारी लाल गुप्ता और आपका मुंकुदी लाल और आपका बनवारी लाल। ये जो आप क्रांतिकारी देख रहे हैं, ये सारा क्रांतिकारी आपका राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा बनाए गए इस एसोसिएशन का सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं राम प्रसाद बिस्मिल्ला का जो विचार था इन सब क्रांतिकारियों का विचारों से मैच करता है। ठीक है, यही कारण है कि ये जो आप फ्रीडम फाइटर का यहाँ नाम देख रहे हैं, यह पूरा सपोर्ट करते हैं राम प्रसाद बिस्मिल्ला का। ठीक है, मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये जो काकोरी आप रेलवे घटना आप देख रहे हैं, ठीक है, काकोरी षड्यंत्र को आपका इतिहास में या राजनीतिक डकैती कहा गया है। ठीक है, इस घटना को काकोरी षड्यंत्र कांड जो है, इस का एक उद्देश्य यह था कि इस कार्य को अंजाम देने के पश्चात जो धन की प्राप्ति होगा, उस धन से आर्म्स खरीदे जाएंगे, जिससे ब्रिटिशों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और भारत माता के ऊपर हो रहे जुल्म का बदला लिया जाए और भारत माता को शीघ्र ही ब्रिटिशों के चंगुल से आजाद कराया जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका उद्देश्य जो है आपका कई उद्देश्य था। पहला नंबर खजाना लूटना, दूसरा नंबर प्राप्त धन को आजादी में लगाना। ये अपना निजी स्वार्थ के पूर्ति के लिए ऐसा कार्य नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश इतिहास में इसे राजनीतिक डकैती कहा गया है। ठीक है, तीसरा आपका ब्रिटिश सरकार के
खिलाफ आंदोलन में तेजी लाना। ठीक है, इस कार्य को जो अंजाम दिया गया था, तो ये ब्रिटिश के सम्मुख स्वीकार भी किया गया था कि इस कार्य को हम लोगों ने किया है। यानी इस कार्य को किसने अंजाम दिया था? इस कार्य को आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने इस कार्य का अंजाम दिया गया था। शॉर्ट में हम HRP के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस कार्य में जो चंद्रशेखर आजाद जो है किस रिवॉल्वर का उपयोग किए थे? तो चंद्रशेखर आजाद आपका है आपका जर्मन निर्मित माउजर पिस्तौल का उपयोग किए थे। ठीक है, और इस कार्य का अंजाम देने के जुल्म में, ठीक है, कई क्रांतिकारियों का मौत का सजा सुनाया जाता है, जिसमें से आपका थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला। 2 नंबर ठाकुर रोशन सिंह, 3 नंबर आपका राजेंद्र लाहिड़ी, और 4 नंबर आपका अशफाक उल्ला खान थे। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस में आपका ब्रिटिश सरकार ने 40 क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया था, जिसमें से 4 लोगों को मृत्यु दंड का सजा दिया गया था और बाकी सभी को आपका सिल्वर जेल में तकरीबन आपका 14, 10, 5, 7, 4 साल का सजा सुनाया गया था। ये सिल्वर जो देखते हैं आप, सिल्वर जेल, यह जेल आपका कहाँ है? यह आपका अंडमान निकोबार में है, द्वीप समूह में। ठीक है, अब देखिए, जब 1927 ईस्वी में हमारा काकोरी षड्यंत्र केस में कई वीर क्रांतिकारियों का जब मृत्यु दंड का सजा सुना जाता है, तो ऐसा नहीं राम प्रसाद बिस्मिल्ला अपना क्रांतिकारियों को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसा नहीं, हम देखते हैं आपका तकरीबन उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने केंद्रीय विधानमंडल के 78 सदस्यों का हस्ताक्षर कराकर एक ज्ञापन भेजते हैं। लेकिन इस याचिका में कोई सुनवाई नहीं किया गया। कारण क्योंकि ऑलरेडी मृत्यु दंड का सजा सुना दिया गया था। और तब का गवर्नर हम देखते हैं, तब का जो वायसराय जो थे उस समय का आपका वायसराय लॉर्ड रेडिंग थे। ठीक है, हम देखते हैं चंद्रशेखर आजाद को
पकड़ने के लिए तब के समय में ब्रिटिश सरकार 5,000 इनाम भी रखी थी। ठीक है। और हम ये देखते हैं कि भगत सिंह जो है आपका दिल्ली के असेंबली में जो बम फेंके थे, यानी ब्रिटिश सरकार को यह जताना चाहते थे कि अब हम भी उस पथ को अपना चुके हैं जिस पथ की परिभाषा तुम समझते हो। देखिए, भगत सिंह यदि चाहते उस असेंबली में जज को मारना या वहां मौजूद वकीलों को मारना तो बड़ी सहजता के साथ मार सकते थे, लेकिन भगत सिंह ऐसा नहीं करते। भगत सिंह बम फोड़ते हैं, लेकिन उस जगह पर फोड़ते हैं जो कि खाली था, वहां पर कोई नहीं था। यही कारण है कि भगत सिंह के बम फोड़ने पर एक भी व्यक्ति घायल नहीं होता है। यानी भगत सिंह भारतीय क्रांतिकारियों का आवाज जो है या ऊपर लेवल तक पहुंचाना चाहते थे, विशेषकर ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते थे। वहीं दिखाना चाहते थे कि भारतीय क्रांतिकारियों को जो कमजोर समझकर ब्रिटिश शासन उनके ऊपर जुल्म ढा रही है, अब भारतीय क्रांतिकारी भी इतना कमजोर नहीं है कि वो अपने अपमान का बदला या अपने भारत माता को उनके चंगुल से नहीं बचा सकती है। ठीक है, क्योंकि भारत क्रांतिकारी जो है वह भी उसी परिभाषा में समझा सकती है जिस परिभाषा को वो लोग ब्रिटिश जो है भली भांति समझते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जब भगत सिंह जो बम फेंके थे, इस पर आपका चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह का सपोर्ट भी करते हैं। और यहाँ बम की जो घटना है आपका कब होता है आपका, तो 23 मार्च 1931 ईस्वी में। ठीक है, इस घटना के जुर्म में हम देखते हैं आपका 3 लोगों को फांसी सुनाया जाता है। पहला आपका इस घटना के जुर्म में आपका हम देखते हैं 3 लोगों को मौत का सजा सुनाया जाता है। एक थे आपका भगत सिंह, दूसरा राजगुरु और तीसरा थे सुखदेव। यानी इन 3 लोगों को असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाया जाता है। फांसी का सजा सुनाया गया। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद का जो देहांत होता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भगत सिंह की बचाने की उनकी मानसा था, याद रखिएगा। यानी चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को बचाने के लिए वह इलाहाबाद में जाते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जो अपने जीवन का अंतिम युद्ध करते हैं ब्रिटिशों के साथ, उसके पीछे भी उनका उद्देश्य यह था कि वह अपने क्रांतिकारी भगत सिंह को ब्रिटिश के चंगुल से बचाना चाहते थे। क्योंकि मैं आपको प्रारंभ में ही बताया कि जब कोई भी क्रांतिकारी ब्रिटिश के चंगुल में फंस जाता था तो मानो भगत सिंह तिनला जाते थे और वह अपने ओर से हर संभव प्रयास करते थे कि किसी भी तरह उस क्रांतिकारियों को ब्रिटिश के चंगुल से निकाला जाए। क्योंकि ब्रिटिश सरकार कितना क्रूर थी, यह बात आपका भगत सिंह भली भांति जानते थे और वह हर युवा को अपना पुत्र, अपना मित्र के समान देखते थे। यही कारण है कि इन्हें बचाने के लिए वह अपना जान का तनिक भी परवाह नहीं करते। हम देखते हैं भगत सिंह को बचाने के लिए चंद्रशेखर आजाद जो है आपका शेखर आजाद आनंद भवन में आते हैं। इलाहाबाद का आनंद भवन में आते हैं। आनंद भवन वह भवन है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू रहा करते थे। और
पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं आपका नरम नरम दल से थे, यानी सरकार जब भी बात करती थी तो गरम दल के नेताओं के साथ कुछ भी बात नहीं करती थी, कोई भी डील नहीं करती थी। जो भी डील करना होता था, जो भी बात करना होता था, वह नरम दल के नेता के साथ ही बात होता था। तो नेहरू जी जो थे एक बड़े छवि के रूप में थे। ये महात्मा गांधी भी कम नहीं थे, महात्मा गांधी सर्वोच्च थे। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका चंद्रशेखर आजाद आनंद भवन से निकलकर अल्फ्रेड पार्क में जाते हैं, जहां अपने क्रांतिकारी मित्र के साथ थे वो, और वहां पर वह आगे की रणनीति बना रहे थे और वह रूस भी निकलना चाहते थे। ठीक है, तब हम देखते हैं ब्रिटिश सैनिक वहां पहुंच जाती है और ब्रिटिश सैनिक पूछती है उनसे, हु आर यू। जब यह प्रश्न पूछती है तो चंद्रशेखर आजाद की बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है, और यहाँ ब्रिटिश ऑफिसर यह भाव लेता है कि हो ना हो यह युवा जो है चंद्रशेखर आजाद ही है, क्योंकि इससे पहले वो ब्रिटिश ऑफिसर जो है वह भी आपका चंद्रशेखर आजाद को नहीं देखा था। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि चंद्रशेखर आजाद का ज्यादा फोटो नेट में नहीं है, यानी तब के समय में भी चंद्रशेखर आजाद का ज्यादा फोटो नहीं था। यही कारण है कि कई ब्रिटिश ऑफिसर ऐसे थे जो चंद्रशेखर आजाद को अब तक नहीं देखे थे। ठीक है, और इनकी बॉडी लैंग्वेज में जैसे ही परिवर्तन आता है, ब्रिटिश ऑफिसर क्या करता है, इनके ऊपर आनाधुन फायरिंग करने लगता है, और चंद्रशेखर आजाद जो है अपने बचाव में कई फायरिंग करते हैं, जिसमें कई ब्रिटिश ऑफिसर जो है काल के मुंह में समा जाते हैं, और अंतिम उनका बुलेट जो था, उस बुलेट से वह अपने मस्तिष्क में फायर करते हैं, क्योंकि वह ब्रिटिश प्रशासन को यह खुली चुनौती दे रखे थे कि ब्रिटिश सरकार कभी भी जीते जी उन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाएगी। और इस चुनौती का लाज रखने के लिए वह अंतिम जो फायर जो है अपने सिर में करते हैं, और चंद्रशेखर आजाद जो है उसी जामुन के पेड़ के नीचे, जामुन का पेड़ था जो, जामुन का पेड़ के नीचे वह सदा सदा के लिए शहीद हो जाते हैं, यानी दूसरे दुनिया में जीने के लिए इस दुनिया से वह सदा सदा के लिए विदाई ले लेते हैं। ऐसे थे हमारा चंद्रशेखर आजाद। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के देहांत के पश्चात भी हम देखते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर जब कंफर्म करने के लिए पहुंचते हैं उनके पास, तब भी वह डर डर के पहुंचती है। यानी ब्रिटिश ऑफिसर को ऐसा लग रहा था कि संभवतः चंद्रशेखर आजाद अभी मरे नहीं हैं, यदि उनके पास हम पहुंचे तो संभवतः वह अनाधुन फायरिंग करने लगेंगे और हमारे कई साथी मारे जाएंगे। यानी जो खून से लथपथ वो पड़े हुए थे, ब्रिटिश ऑफिसर को ऐसा लग रहा था कि वह एक नाटक कर रहे हैं, क्योंकि इतना दृढ़ शक्ति वाला क्रांतिकारी इतना सहज से नहीं मर सकता है। लेकिन उसे पता यह नहीं था कि ब्रिटिश सरकार को वो खुली चुनौती दे चुके थे कि वह जिंदा कभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथों में नहीं आएंगे। यही कारण है कि वह अंतिम फायर जो है अपने मस्तिष्क में करते हैं। ठीक है, और उनके पास बुलेट का अभाव ही हो गया था। चंद्रशेखर आजाद के शहादत के पश्चात हम देखते हैं कई हड़ताल होती है देश में, युवा वर्ग जो है और भी व्याकुल हो जाते हैं अपने लीडर को खोने पर, और ब्रिटिशों का काफी खमियाजा उठाना भी पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज चंद्रशेखर आजाद के बारे में हमें नेट में बहुत कम वीडियो उपलब्ध होता है। ठीक है, तो ऐसे थे हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का आर्थिक हालत जो था अच्छा नहीं था। उनकी माता जो थी चंद्रशेखर आजाद के देहांत के पश्चात अकेली पड़ जाती है। तो हम देखते हैं चंद्रशेखर आजाद का परम मित्र शिव वर्मा जो है उन्हें लेकर वह इलाहाबाद चले जाते हैं और मृत्यु प्रांत तक अपने पास ही रखते हैं, और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ, यानी अपनी माता के समान शिव वर्मा जो है उन्हें चाहते थे, और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ उनका अंतिम क्रिया भी करते हैं। तो ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आजाद, और आशा करता हूं
कि आज की क्लास में जो मैं कुछ विशेष जानकारी आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूँ उससे आप रूबरू अवश्य हुए होंगे। और अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आशा करता हूँ आप तक सब्सक्राइब कर देंगे। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे आज की क्लास यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।